शुक्रिया अभिषेक, आपने बता दिया कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों से एक ही तरह के एक ही पैटर्न के केसेस सामने आ रहे हैं और अब चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर आजकल शादियां टूट क्यों रही हैं और टूटने की इतनी ऊट-पटांग सी वजह क्यों है। क्यों मर्द समाज खतरे में आ गया है और क्यों पत्नियों पर इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं और इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। इसको लेकर बात हम करेंगे। तो समाज के कुछ चुनिंदा चेहरों को हमने भी अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया है ताकि अब लोगों की बात क्यों इस तरह से केसेस बिगड़ रहे हैं या शादियां टूट रही हैं, हम जाने माने एक्सपर्ट्स के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। मेरे साथ में डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं और थेरेपिस्ट भी हैं। वो बताएंगे कि आखिर क्यों इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर निशा खन्ना मेरे साथ में है, जानी मानी साइकोलॉजिस्ट के तौर पर और मैरिज काउंसलर के तौर पर मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ एडवोकेट एलन राव मेरे साथ में है जो कि फॉर्मर डीसीपी स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस भी रह चुके हैं, अभी एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टर दीप्ति सिंह मेरे साथ में है, लॉयर सुप्रीम कोर्ट, और दीपिका नारायण भी मेरे साथ में है जो कि खास तौर से मेंस के राइट्स के बारे में बात करेंगे और ये बताएंगे कि क्या कुछ कहता है अधिकार और क्या कहता है कानून। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले चूंकि मैं आपसे पूछना चाहूंगी एडवोकेट दीप्ति सिंह, क्योंकि एक के बाद एक पत्नियां धोखा दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि पत्नियों ने धोखा नहीं दिया या फिर पत्नियों को मारा नहीं गया, लेकिन इन दिनों जो केसेस बढ़ रहे हैं वो समाज के लिए बड़ा शॉकिंग है, बड़ा हैरान कर रहे हैं। कैसे देख रही हैं इसे और इसके पीछे वजह क्या है? पत्नियां बेवफा कैसे हो गई और पत्नियां इतनी क्रूर कैसे हो गई महिला होने के नाते भी कि पतियों को मार दे रही हैं, ड्रम में भर दे रही हैं, सांप से कटवा दे रही हैं? देखिए, ये बहुत जो नंबर्स हैं ऐसे केसेस के, ये बहुत कम है, लेकिन क्योंकि ये महिलाओं ने किया है और अब तक जो ट्रेंड रहा है महिलाओं का समाज में, दबी कुची एक भारतीय शील भरी नारी जो घर के अंदर रहती थी, खाना बनाती थी, बच्चों को स्कूल भेजती थी, पति को ऑफिस भेजती थी और अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचती थी और कभी कुछ डिमांड नहीं करती थी। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, महत्वाकांक्षाएं सबके अंदर होती हैं और अब एक ऐसा समय आया है जब महिलाओं के हाथ में मोबाइल है, टीवी पे वो हर वक्त न्यूज़ देख रही हैं, समझ रही हैं और ऐसे समय में अब एक अपॉर्चुनिटी जो होता है वो उनके हाथ में आ गया है और उनको थोड़ा समझ में आ गया। लेकिन फिर भी मैं एक कहूँगी कि ये बहुत फ्यू केसेस हैं। अगर पूरे भारत की आबादी को 150 करोड़ समझें तो हमारे हाथ में ऐसे केसेस हार्डली 100 भी नहीं है। लेकिन उसके ऊपर क्योंकि मीडिया है आज हमारे पास और हर एक चैनल में एक ही न्यूज़ को इतनी बार इतने तरीके से दिखाए जाते हैं कि लोगों को लगता है जैसे मतलब एक महिला प्रधान देश अब बनते जा रहा है। वैसे ये कोई गलत नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैलेंसिंग का समय आ गया है। देखना या टीवी देखना अलग बात है जी, लेकिन देखकर ये गलत चीजें सीख लेना नहीं। देखिए, मैं कहूँगी फिर भी बहुत कम केसेस होते हैं। ये जो कोमल दिमाग होता है महिलाओं का, ये वैसी महिलाएं हैं जिनके अंदर कुछ महत्वाकांक्षाएं रह गई थी और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, साथ में कोई ऐसा पुरुष भी आ जाता है। अगर देखें तो महिलाओं ने कभी अकेले कोई ऐसा अपराध नहीं किया है, निश्चित तौर पर उनका साथ देने वाले साथी जो है वो पुरुष है। यानी आप कह रही हैं कि अगर पतियों को धोखा दे रही हैं या पतियों को मार रही हैं तो उसमें भी उनके बॉयफ्रेंड साथ में है और साथ में मिलकर ये सोच उनके दिमाग में घर कर गई है। डॉक्टर निशा खन्ना है ये शादी वो जो 7 जन्मों का बंधन और 7 जन्म साथ रहेंगे वो तो बस किताबी बातें हो गई हैं लगता है। देखिए, मैरिज में कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है और हमारे देश में प्री मैरिटल काउंसलिंग तो होती ही नहीं है। हमारे देश में जब इनकम्पैटिबिलिटी की बात करते हैं तो वो बात की जाती है कंपैटिबिलिटी होती क्या है। हमें तो पता नहीं ये किस बला का नाम है। हमने पूरी ज़िंदगी अपने पार्टनर के साथ गुजार दी, हमें ये भी नहीं पता क्या पसंद है नापसंद है। रही बात जब आप एक मर्डर की बात करते हैं, स्पेशली जिसे हम होमिसाइड्स कहते हैं, जहाँ पर पति पत्नी का और पत्नी पति का कत्ल कर रही हैं, ऐसे केसेस में हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि ऐसे लोगों को पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। वो चाहे वो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज हो, चाहे वो एलेक्सीमिया के सिम्टम्स हो, चाहे वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, चाहे वो बॉर्डरलाइन का केस हो, चाहे वो बाइपोलर के सिम्टम्स हो, जिससे भी आप साइकोपैथिक सैडिस्टिक टेंडेंसीज हों, अगर एक पर्सन को ये सारे सिम्टम्स हैं, वो किसी भी जेंडर का हो, मेल हो या फीमेल हो, तो ऐसे हालातों में उस पर्सन का, क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को जब एड्रेस नहीं किया जाता है, चाहे वो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, आज भी हमारे समाज में मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत बड़ा स्टिग्मा है। आपके दांत में दर्द है, आप डेंटिस्ट के पास जाने को तैयार हैं। आपको रात को नींद नहीं आती, आप किसी डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं है, और अगर जाते भी हैं तो एक गोली लेकर सोना चाहते हैं, क्विक रिलीफ। डॉक्टर को जाकर ये नहीं बताएंगे मुझे रात को नींद क्यों नहीं आ रही है, मेरे मन में क्या परेशानी है, मैं बच्चे से परेशान हूँ, मैं फाइनेंस से परेशान हूँ, मैं पत्नी या पति से परेशान हूँ, मैं या अपने माँ बाप से परेशान हूँ, या मेरे दिन में दिमाग में बहुत सारी चिंताएं चल रही हैं।
हमारे देश में मेंटल हेल्थ को लेकर टॉपिक्स पर बात ही नहीं की जाती। जितनी भी हम बातें कर रहे हैं वो 2020 में कोविड के बाद से कर रहे हैं, क्योंकि तभी ज़्यादा मेंटल हेल्थ को हाईलाइट किया गया है। अगर हम इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें, पति पत्नी के रिश्तों की, पति पत्नी के रिश्तों में ये एक नॉर्मल है, तुमने मुझे मार दिया, मैंने तुमने मार दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दूसरे को बुरा भला बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो साथ में ही रहना है। और हिंदुस्तान में मैं आज भी बोलती हूँ, शादियाँ हम बच्चों के लिए चलाते हैं या समाज के लिए। अगर उनमें इश्यूज भी हैं तो हमारे समाज में पति पत्नी की सोच ये है कि इन दोनों का झगड़ा है, हम दोनों के झगड़े में कोई तीसरा क्या करेगा। हमारे पास झगड़ा सुलझाने के लिए माँ बाप है ना भाई बहन है। मतलब आई एम सॉरी टू से, भी रिसेंटली मेरी एक एडवोकेट से बात हुई थी, उन्होंने बोला हम बहुत सारी काउंसलिंग करते हैं, आप जैसी काउंसलिंग तो हम बहुत करते हैं। तो मुझे अपने आप से सवाल करना पड़ा कि शायद मैं 25 साल से या आज की डेट में मैं पढ़ाई करती हूँ, पर्टिकुलर टॉपिक्स पर पढ़ती हूँ, और अभी भी मुझे लगता है मुझे इतना नॉलेज नहीं है। क्योंकि जब आप दो लोगों में रिश्ते में तकरार होती है तो हम उसका हल ये नहीं बोल सकते बच्चे कर लो और शादी सुलझ जाएगी। दो लोगों में तकरार है, क्यों वो तकरार हो रही है? क्योंकि शादी में दो लोग एक बैगेज के साथ आते हैं। वो बैगेज उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस का हो सकता है, उनके चाइल्डहुड के ट्रॉमाज हो सकते हैं, उनके माँ बाप के उनके साथ एक्सपीरियंसेस क्या है, किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ सकता है, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। टेम्परामेंट कैसा है जो हमें हेरिडिटरी माँ बाप से जीन्स के रूप में मिलता है, वो लड़की का भी अग्रेसिव हो सकता है, लड़के का भी अग्रेसिव हो सकता है। अगर एंगर है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। क्या हम उन डिसऑर्डर्स को एड्रेस करते हैं? बहुत नॉर्मल है, घर में सामान तोड़ दिया, ये तो आम घरों में होता है, हिंदुस्तान में बात ऐसी की जाती है। तो मुझे लगता है जब तक इन इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जाएगा, अगर एक इंसान डोमिनेट करता है, पूरा परिवार उसकी डोमिनेंस को मानता है, चाहे वो घर का बड़ा है चाहे वो घर की लेडी है। अगर एक बहू, यानी आप कह रही हैं कि शादी में अगर एक दूसरे को समझ नहीं सके तो शादियां टूट रही हैं, उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। एलन राव सर, शादियां तो शायद पहले भी टूटती होंगी, अभी भी टूट रही हैं, शायद केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं या फिर मीडिया की तरफ से लाइमलाइट में ये चीजें आ जाती हैं, लेकिन मर्द समाज जो कि डरा हुआ है, बहुत से लड़के हमारे भी ऑफिस में कुलीग्स है, कहते हैं कि बहुत डर लगने लगा है, शादी तो हम नहीं करेंगे। फिर लड़कियां कहती हैं कि भाई सदियों से जब महिलाओं को मारा जा रहा था, पत्नियों को मारा जा रहा था, तब आपकी आंखें बंद थी क्या? आपने अपने लाइफ में किस तरह के केसेस देखे और क्या वाकई इन दिनों ये केसेस बढ़ गए हैं? देखिए, ये कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है अभी। पहले थे जैसे कि वेमेन पे एट्रोसिटीज होती थी, उसके ऊपर कानून बना, 498A आया, फिर 304B कानून बना कि 7 साल के अंदर किसी ने अगर सुसाइड भी कर लिया है डावरी को लेकर, उसका बड़ा सख्त कानून है। ये पहले था कुछ ने, अभी रिसेंटली जो क्या हुआ है कि ये अवेयरनेस मैं समझता हूँ ज़्यादा है, सोशल मीडिया की तरफ से हो चाहे वो दूसरा टीवी चैनल्स की तरफ से है। लेडीज़ में वेमेन फोक में अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई है, और इसके साथ साथ एक और कारण मैं समझता हूँ कि जो वेमेन एम्प्लॉयमेंट की वजह से भी है। दोनों में पति पत्नी में इतना डिफरेंस हो जाता है कि वो दूसरी जो टाइम का भी कमी है, उनके पास टेंशन भी रहती है बिकॉज दोनों वर्किंग हैं, उनके दोनों के ऑफिस के काम होते हैं, फिर घर में पूरा टाइम दे नहीं सकते। जब दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो बच्चों के साथ में उनका टाइम नहीं गुजार सकते, बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम होती है वो उनको टेंशन लेती है। तो इस प्रकार से सारी टेंशन को लेकर ये सारा चीज़ अभी कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, और उसी का ये नतीजा है कि अभी जो ट्रेंड चला है वो वुमेन से ज़्यादा एट्रोसिटीज़ मैन पर हो रही है। ये बिल्कुल आपने सही कहा है, आपके ऑफिस में नहीं, कई जगह जाकर देखिए, आप बात करिए, आदमियों से बात करिए कि आपकी मैरिजेबल एज हो गई, कहता भाई अब माफ़ करो मैं शादी नहीं करूँगा। ये कहीं शादियों में नीले ड्रम भी गिफ्ट किए जा रहे हैं। ये मैं बताऊं बात, जो अभी रिसेंट जो केसेस हुए हैं, नीला ड्रम तो खासतौर से चल रहा है, सोशल मीडिया में इसके जोक्स भी बन गए हैं, और ये एक और बड़ा एक जघन्य है। मैं समझता हूँ किस प्रकार से एक वुमेन जो कि जिसको बहुत ही सॉफ्ट समझा जाता था कि वुमेन का दिल तो बहुत सॉफ्ट है, वो किस प्रकार से अपने पैरामोर के साथ मिलकर किसी आदमी के टुकड़े करके और ड्रम में भर के सीमेंट में ऐसे कर दे, ये सारी चीज करके फिर उसके बाद फिर वो अपने कहीं मौज मस्ती करने चले जाए। ये मैं साइकोलॉजी समझ नहीं पा रहा हूँ किस प्रकार से, शायद डॉक्टर कक्कड़ शायद आप बता पाएंगे। मैं वही कह रही थी कि मैं कपिल कक्कड़ जी से पूछ लेती हूँ, शायद वो साइकोलॉजिस्ट के तौर पर ये चीजें समझा पाएंगे। अच्छा, शादी में दो लोग हैं, शादी नहीं बनी, किसी और के साथ चले जाना या पति या पत्नी को छोड़ देना, ये समझ में आता है, लेकिन बियर की बोतल से इतने वार करना सर पर कि जान चली जाए, ये दिमाग लगाना कि गला घोट कर मार दो और सांप छोड़ दो, सांप से 10 बार डसवा लो ताकि ये दिखे कि सांप, ये सब कहां से आ रहा है? मार कर काट देना, ड्रम में भर देना, सीमेंट में जमा देना, साइकोलॉजिकली ये क्या कोई इलनेस होती है और क्या ये अचानक से आती है या बचपन से कुछ होता है? 2-3 साल पहले किताब लिखी थी, उसका क्या नाम था जो आपने निशा से पूछा था, डॉक्टर निशा से, 7 जन्म का, हाउ टू सेव हेवनली मैरिजेस बीइंग डिस्ट्रॉयड। अभी सेपरेशन नहीं हो रहा, अभी
इट्स बीइंग डिस्ट्रॉयड। हाँ। एंड जो इन्होंने भी कहा कि भी बहुत ही मतलब बहुत चुनिंदा केसेस हैं, बट मेरे हिसाब से ये थोड़ा बी लिटिल करना है। उसका रीजन है कि अगर आप देखें, आपको याद होगा बेंगलुरु की एक लेडी गोवा गई, उसने अपने बेटे को 4 साल के बेटे को मार दिया गोवा में। वैसे एक इंडियन ओरिजिन की लेडी ने 11 साल के बेटे को मारा। तो अभी तो हम हस्बैंड की बात कर रहे हैं, यहाँ तो वो वाला सिनेरियो आ गया है। मैं आ रहा हूँ। तो अभी आप ये देखिए कि ये जो मानसिकता है कि आप अपने बच्चों को नहीं छोड़ रहे, फिर एक लेडी है वो अपने होने वाले सन इन लॉ के साथ भाग जाती है, अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचती। तो आप ये देखिए, ये वाला जो ट्रेंड है ये आपको कभी पहले नहीं दिखेगा और इसकी बहुत वजह है। मैं थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने भी, ये लॉयर है तो इन्होंने तो अब अतुल सुभाष जो 1.5 घंटे का बेचारे ने जिससे बनाया और उसके बाद भी बहुत सारे केसेस आ और गए। उसके बाद पुनीत खुराना आया। हाँ, बच्चों ने अपने सुसाइड, और देखिए सुसाइड से और कोई खराब चीज नहीं हो सकती। यू आर टेकिंग योर प्रेशियस लाइफ अवे व्हेन योर पेरेंट्स आर अलाइव, व्हेन योर किड इज देयर। और उसके बाद भी आज उसकी वाइफ बेल में बाहर है, बच्चा भी नहीं मिला। अब सवाल ये है ये क्यों हो रहा है, जैसे आपने मेरे से पूछा। शुरू में इट वाज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। देखिए ये सारी जो मुहिम जो से सारा इट्स ऑल पावर, इट्स अबाउट पावर एंड कंट्रोल। पहले आदमी के पास पावर होता था क्योंकि ही यूज्ड टू बी द ब्रेड विनर। आज की डेट में लेडीज हैव आल्सो बिकम ब्रेड विनर। तो वो कंट्रोल के अंदर बैलेंस होना जरूरी है। साथ में लेडीज, अब इन केसेस में आप देखेंगे बहुत लेडीज वर्किंग नहीं थी, बट उनकी एस्पिरेशंस थी। उनकी एस्पिरेशंस कंट्रोल और सोशल मीडिया से कनेक्ट होके कुछ ना कुछ करने की। तो जो उनकी एस्पिरेशन थी सोशल मीडिया से कंट्रोल होने की, वो अपनी लाइफ को खुद जीने की। अब अतुल सुभाष के केस में आप देखिए क्या हुआ। ये जो आपका मेरठ वाला केस था जिसमें वो सौरभ वाज इन यूके, उसने क्या किया, उसकी वाइफ ने उसके पैसे से सब कुछ कर रही है। वो बेचारा इंग्लैंड में काम कर रहा है, इंग्लैंड में काम कर रहा है और वो अपने हस्बैंड को लायबिलिटी मान रही है। उसको अपने हस्बैंड को ठिकाने लगाना है। ये नहीं कि सेपरेशन, क्योंकि उनको भी पता है आज की डेट में हमारी कंट्री में, चाहे आप जुडिशरी ले लीजिए, चाहे आप लॉ ले लीजिए, चाहे आप वकील ले लीजिए, चाहे आप ये जो सेटलमेंट वकीलों का होता है वो ले लीजिए, उसकी हालत बहुत खस्ता है। और लोग आज की डेट में इस वजह से, तो ये लेडीज, अब जैसे इन्होंने एक और चीज कही कि भाई लेडी नहीं तो उसके साथ आदमी थे, बट भाई प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव किसका सर्व हो रहा था? उन आदिमियों का हो रहा था कि उस लेडी का वहीं से आई थी। वो तो भाई लेडी था, पर प्राइमरी मोटिव तो उन लेडियों का, लेडीज का था। व्हाई? द क्वेश्चन इज कि आज की डेट में इंसेंसिटिविटी लेवल इतना बढ़ गया है, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड हो गया। और एक चीज, पहले जमाने में क्या होता था, जो पहले वाली जनरेशन जैसे होता था ना, सी टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। पहले अगर कुछ होता था तो आज की डेट में अब वो लेडीज बदला ले रही हैं, दैट इज नॉट राइट। यही तो मैं कहने वाली थी कि पहले होता था ना, टुकड़े काट दिए, कुकर में उबाल दिए, कुत्तों को खिला दिया, तो रिटेलिएट कर रही है क्या आज भी? एक और 80s 90s के अंदर जो लेडीज ने जो सफर किया है, उनके बच्चों ने अपनी माँ को सफर करते हुए देखा और वो आज चाहते हैं कि उनकी वाइफ इंडिपेंडेंट हो। और वो इंडिपेंडेंट की वजह से वो बेचारे खुद ही सैंडविच बन गए हैं। अब उन्हीं के ऊपर अटैक हो रहे हैं। सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर जुडिशरी हैज फेल्ड। There are 11,40,000 cases pending in the court. हर एक, ये लॉयर हैं, वो लॉयर हैं, दीपिका इतना काम करती है, आपको बताएंगे कि हर एक के हस्बैंड के ऊपर 3-3 केस होता है, वाइफ के ऊपर कौन सा केस होता है। हाँ, ये तो खैर देखा गया है और मेजॉरिटी के साथ में देखा गया है। और मैं एक और चीज, आई एम सॉरी, अगर आप देखेंगे, एक मैं देता हूँ, एक केस था फ्रॉम कनाडा। ये हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई, वाइफ ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, उसने वाइफ से भी बात करी, हस्बैंड से भी बात करी, and wife was arrested. Can you imagine? Gender. Why wife was arrested? क्योंकि उन्होंने देखा हस्बैंड के फेस पे भी नेल्स के निशान है, यहाँ है, तो वाइफ was arrested. यहाँ पे आप सोच सकते हैं। लेकिन कई बार इंडिया के कानून को लेकर, मेरे पास एग्जांपल आते हैं, आई एम सॉरी, एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। एक आदमी, उसकी वाइफ, उसको साउथ दिल्ली के पॉश एरिया में, हौसकाज में वो रहता है था, उसको इतनी उसकी वाइफ मारती थी, इतना। तो एक दिन मेरे पास आया, मैंने कहा इफ दैट इज द केस व्हाई डोंट यू कॉल। कहता है मैंने पुलिस को मारा या मैं सेल्फ डिफेंस में मारा तो मैं तो अगले दिन अंदर हूँ। एंड ही हैड अ डॉटर वाज अगेंस्ट हिम। तो मतलब कहने का मतलब है ये चीजें बी लिटिल करने वाली नहीं है। आवर सोसाइटी इज इन डोल्ड्रम्स और हमें ये चीज समझना होगा और गवर्नमेंट को इसके अंदर इंटरफेयर करना होगा। ये बहुत काम कर रही है,
दीपिका जी, क्या इंडिया के लॉ की भी बात करनी चाहिए क्या? क्योंकि कई ऐसे केसेस हमने देखे हैं जो पति पीड़ित होते हैं, वो मरने से पहले जो वीडियो बनाते हैं, कहते हैं कि पत्नी ने डराया धमकाया था कि झूठे केस में फंसा दूंगी वरना मान जाओ, और जब उन्हें लगता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो मर जाते हैं। महाराष्ट्र से ये केस सामने आया जहाँ मंगेतर थी, उसकी मंगेतर को प्रेमी के साथ में देखा और उसने सोचा कि ये क्या हो गया, तो उसने कहा तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी, उसने इस प्रेशर में आकर सुसाइड कर लिया। बहुत से ऐसे केसेस हैं, मतलब क्या कहीं लॉ में भी कुछ संशोधन की, कुछ सुधार की जरूरत है क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार डरे हुए हैं जो पुरुष हैं। मैं सबसे पहले तो एड्रेस करना चाहूँगी जो कि ज़्यादातर जैसा कपिल सर ने कहा, बिल्कुल सही कहा, बिलिटिल नहीं कर सकते हम। एक ह्यूमन लाइफ है, हर एक इंसान को डिग्निटी से, रिस्पेक्ट से जीने का अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और कहीं ना कहीं जो एक तरफा कानून है उन्होंने एक पुरुषों की डिग्निटी से जीने का अधिकार छीन लिया है। इसमें आप 100 केसेस नहीं कह सकते या 200 केसेस नहीं कह सकते। आंकड़ों की अगर बात करें तो मैं सबसे पहले उसको एड्रेस करूंगी। आपके पास 498 का आंकड़ा आता है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, 498 पुरुषों के लिए नहीं है, तो आपके पास वो आंकड़ा नहीं आएगा। स्टॉकिंग होती है, मॉलेस्टेशन होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, डाउरी डेथ होती है, सारे के सारे कानून जो हैं महिलाओं के लिए, एक पुरुष कंप्लेनेंट नहीं हो सकता, तो हमारे पास आंकड़ा कहीं से आएगा ही नहीं। लगभग 1.5 लाख पुरुष हर साल इंडिया में आत्महत्या कर रहे हैं। मैं उनमें से चलो 30,000 भी ले लूं कि जिन्होंने अपनी पत्नियों की वजह से सुसाइड किया हो, क्या वो आंकड़ा कम है? अगर 498 का अधिकार पुरुषों को मिलता है तो पुरुष भी क्रूअल्टी या डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकते, वो नहीं करते। वहां से फिर हमारे को पता चलता। अगर मैं टोटल केसेस रिपोर्टेड महिलाओं के देख लूं तो 3.5 या 4 लाख हैं। अब पॉपुलेशन तो 150 करोड़ है, तो आप ये बोलोगे कि 4 लाख ही महिलाओं के साथ तो गलत हो रहा है, तो कौन सा इतना ज्यादा हो गया? पॉपुलेशन तो 150 करोड़ है, ऐसे नहीं है। एक महिला के साथ गलत होता है उसको भी न्याय मिलना चाहिए, एक पुरुष के साथ गलत होता है उसको भी न्याय मिलना चाहिए। हम लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन एकम न्याय फाउंडेशन, हम लोगों ने 2023 के आंकड़े जब देखे, हर रोज एक आदमी का मर्डर कर रही है उसकी पत्नी अपने पैरामोर के साथ, अपने लवर के साथ मिलके, हर रोज। और ये तो हम लोगों ने सिर्फ न्यूज से जो हमारे को मिले आर्टिकल्स वो जुटाए, एक्चुअल में ऐसे कितने मर्डर, कितने सुसाइड हो रहे हैं। कोई एजेंसी नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो इन आंकड़ों को जुटाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, छोटे छोटे तबकों में, गांव में, कूचों में, शहरों की तो मैं बात ही नहीं कर रही, गांव में महिलाएं बोल रही है तेरे को जेल में छोड़ दूंगी, तेरे पूरे परिवार को जेल में बिठा दूंगी। कितने वीडियोस आए कि ड्रम याद है, ड्रम का कलर याद है, ड्रम में भर दूंगी। ये ड्रम वाले केस के बाद हम लोग कम से कम ऐसे 25 केस डॉक्यूमेंट कर चुके हैं जहां पे पुरुष ने जाके कंप्लेंट फाइल करी है कि मेरी पत्नी ने, और वीडियो भी वायरल हुई थी एक, तो उसमें वो अपने आशिक से मिलकर आई थी और उसके बाद बोल रही थी कि ड्रम तो मंगा लिया है। तो ये पावर कौन दे रहा है? मैं हमेशा अपने उसमें बोलती हूँ कि पुरुषों ने जो उनको सोशल प्रिविलेज है पेट्रियार्कल सोसाइटी की, उसको बहुत एक्सप्लॉइट किया है और उस वजह से महिलाओं के साथ बहुत गलत हुआ है। आज के समय पे महिलाएं जो उनको लीगल प्रिविलेज दे दी गई है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए दी गई थी, लेकिन वो उसका एडवांटेज उठा रही हैं, डिसएडवांटेज उठा रही हैं, और उसकी वजह से पुरुषों के ऊपर भी बराबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं सिर्फ अत्याचार कर रही हैं। हम लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच सकते कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहे। मैं अभी एक महिला को मदद कर रही हूँ गुड़गांव में, उसके पति ने उसको पूरा ऊपर से नीचे तक नीला कर दिया पीट पीट के, और जब वो पुलिस स्टेशन FIR फाइल करने जाती है तो उसकी भी बेचारी की सुनवाई नहीं हो रही। SHO उसको बोलती है कि तेरे 2 बच्चे हैं, तू कॉम्प्रोमाइज कर ले। तो हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बहुत ही ज्यादा पुरुष हैं जो एकदम वायलेंट है, एकदम मॉन्स्टर है, और उनको सजा, उनको कानून बिल्कुल जकड़ होना चाहिए। लेकिन महिलाएं जब ऐसा कर रही हैं, जब डंडों से पीट रही हैं, वो बेचारे पुरुष जाते हैं पुलिस स्टेशन में तो पुलिस बोलती है कि तू जा अपने घर पे, तेरी बीवी आई ना तो वो FIR हम दर्ज करेंगे, तेरी FIR कौन से सेक्शन में हम लोग दर्ज करें? ये तो यहाँ पे बायस्ड है हमारे। अच्छा, MP के शिवपुरी से केस सामने आया जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक महिला थी, एक पुरुष था, और ये सिविल जज से जुड़ा हुआ मामला है जहां पर सिविल जज पर यह आरोप लगा कि उन्होंने धोखे से अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। ये केस बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है, तो उनसे भी हम बात करेंगे। वो महिला जो बता रही है कि उनके पति सिविल जज और कैसे धोखे से उन्हें तलाक दे दिया।
साथ ही साथ वो शख्स भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ में रहा जो बता रहा था कि सिविल जज ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है और वो उनकी पत्नी के साथ में है। तो मेरे साथ में गंगा शाक्य हैं जो कि सिविल जज दीपू शाक्य की पत्नी है जिनको तलाक दिया है। साथ ही साथ आशीष पाल मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सिविल जज दीपू शाक्य ने इन्हीं आदमी की पत्नी को अपने साथ में रखा हुआ है। आप दोनों इंडिया न्यूज पर स्वागत मैं करती हूं और आपको ये प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है अपनी परेशानी बताने के लिए। गंगा शाक्य जी, पहले मैं आपसे शुरू करूंगी। लीगली क्या आपको डिवोर्स दिया आपके पति ने, तब वो दूसरी महिला के साथ में रह रहे हैं? और आप ये भी आरोप लगा रही हैं कि ये धोखे वाला तलाक था। ये धोखा कैसे? मैम, मुझे अभी पता नहीं है कंफर्म, तो दूसरी महिला के साथ रह रहे हैं, अभी केवल शक है। और मेरे पति ने उनको धोखे से तलाक दिया और धोखाधड़ी उन्होंने मेरे से बोला था कि हाँ, मेरे लिए एक जगह मंदसौर में अफीम की खेती की है और उस खेती में मुझे 2 करोड़ का नुकसान हुआ और उस खेती में आग लगा दी गई है। तो क्या है, उसमें बहुत नुकसान हो गया। मैंने जिन लोगों से पैसा लिया वो माफिया लोग हैं और अगर जिस चीज किसी को पता चली तो मेरे पद पर असर आएगा इस चीज का। तो आप है ना मेरा सपोर्ट करो। मैं क्या सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को सुरक्षित करना चाहता हूँ। अगर कोई चीज आए कभी तो वो तुम पे बात आएगी, क्योंकि वो कर्जा जो लोग मांगेंगे तो सबसे पहले अगर मेरे से मांगेंगे, मेरे को कभी कुछ हो गया तो तुमसे मांगेंगे पैसे, क्योंकि मेरी वाइफ तुम हो। और अगर तुम मेरे से तलाक ले लेती तो वो फिर तुमसे तो मेरी लीगल रूप से वाइफ नहीं रहोगी, लेकिन हम साथ में रहेंगे और बच्चों का हम लोग मतलब हॉस्टल वगैरह हम कर देंगे। इसलिए मैं पहले फैमिली बच्चों को सुरक्षित करना चाहता हूँ। इस तरह उसने बोला। मैंने कहा मैं फिर अपने माँ बाप परिवार को बोलूँ इस चीज का। फिर ये सुनकर आपने तलाक दे दिया? बोलोगी नहीं, उनने बोला कि जैसा अगर आप माँ बाप को भी बोलोगे तो वो अपना तलाक नहीं होने देंगे। तो मैंने कहा इस चीज का उन्होंने मेरे ऊपर दबाव डाला। मेरे को अपने पति पर पूरा विश्वास था, क्योंकि मेरे पति शादी से पहले कुछ नहीं थे। हमारी 8 साल शादी के 8 साल बाद मेरे पति सिविल जज बने। तो मेरे को लगा मेरे पति मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं और सच में परेशानी। आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है गंगा जी? मेरी शादी को 15 साल। आपकी शादी को कितने साल हुए? मेरे को शादी को 15 साल होने वाले हैं, मतलब 14 साल। आप अपने पति पर आंख बंद कर भरोसा करती थी, पति ने झूठी कहानी रची और उसके बाद आपसे तलाक ले लिया और ये भी कह दिया कि घर वालों को बताना मत। आशीष पाल जी भी हैं। आशीष जी, आप ही की पत्नी सिविल जज के साथ में अभी रह रही हैं जिनका नाम है दीपू शाक्य? जी, अभी वो पत्नी पूरी तरह उसी के संरक्षण में है, मेरी पत्नी, और जहाँ भी है वो उसी के पूरी निगरानी में है, पूरी तरह उसी के कंट्रोल में है। क्योंकि 2018 से सबसे पहले मेरी 2006 में शादी हुई थी। 2006 में शादी होने के बाद वो उस टाइम पे 12th पास थी, तो मैंने उसको सबसे पहले ग्रेजुएशन कराया। ग्रेजुएशन कराने के बाद मैंने उसको लॉ कराया, लॉ के बाद बीएड कराया, बीएड के बाद मैंने पीजीडीसीए कराया। फिर उसको 2018 से सिविल जज की तैयारी कराई। सिविल जज की तैयारी कराने के दौरान इसकी मुलाकात दीपू शाक्य से हुई, वो सिविल जज की तैयारी कर रहा था। फिर 2019 में दीपू को सिविल जज में सिलेक्शन हो गया और ये तैयारी करती रही। उसके बाद फिर ये उसको पढ़ाने लगा और उसमें वो क्या है कि मुझसे बोला कि उसके घर में जगह नहीं है पढ़ने के लिए, तो मैंने उसको अपने घर में एक रूम भी दिया कि तुम यहाँ बैठ के पढ़ लिया करो। तो ये लोग ग्रुप स्टडी करने लगे। अब ग्रुप स्टडी करने के दौरान फिर इसकी पोस्टिंग शाहजहाँपुर हो गई। तो मेरी बीवी ने बोला कि भाई मैं इंदौर जाके तैयारी करूंगी। फिर वो इंदौर जाके तैयारी करने लगी। अब फिर उसने जब इनका एक मैनिपुलेटेड आधार कार्ड मेरे पास आया जिसमें गंगा शाक्य का आधार कार्ड था और मेरी वाइफ का फोटो लगा हुआ था, तब मुझे इसमें पता चला कि इन लोगों का कुछ और सिस्टम चल रहा है। फिर मैंने उसको वापस इंदौर से शिवपुरी बुला लिया। तो मैंने कहा अब आप ऑनलाइन पढ़ाई करो, उसकी कोई जरूरत नहीं है कि आपको वहां जाने की। फिर इन लोगों ने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमारे रिलेशन है और हम ऐसे ऐसे रहे हैं। और उसने बताया कि वो शाहजहाँपुर जाती रही है और उसके रूम पे रुकती रही है। और फिर उसके बाद मैंने जब यहाँ लेके आने के बाद इसको सेपरेट किया और फिर मुझे उसने बोला कि ठीक है अब मैं इन सब चीज़ों को दोबारा नहीं दोहराऊंगी और ठीक से रहूंगी। और फिर वो लगातार चलती रही कहानी। तो अब उसके बाद मुझे जब इनका तलाक का पता चला तब मुझे ये डाउट हुआ कि ये पैरेलल सिमों से ये लोग बात कर रहे थे। ये अपने इनने अलग अलग सिम ले रखी थी, उससे ये लोग लगातार कांटेक्ट में थे। और फिर उसके बाद 16 अप्रैल को वो बिना बताए किसी को घर छोड़ के चली गई और अपने संबंधित थाने में एक लेटर दे के चली गई। ये मुझे 16 अप्रैल को पता चला। तब से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, उसका कोई पता नहीं है। और लगातार इसका जो थाने में दिया
और बच्चे भी साथ में लेके गई है, और लेटर में ये लिख के गई है कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ और मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। हाँ, तो अच्छा, बाद वो आपकी चली गई। पत्नी ने गंगा शाक्य जी के पति से क्या शादी कर ली है या साथ में बस ऐसे ही रह रहे हैं? नहीं, साथ में भी क्या है कि वो चूंकि वो न्यायाधीश है, तो वो पूरी तरह कानून के हिसाब से चल रहा है। वो अपने साथ इसलिए नहीं रखना, और पूरे संरक्षण में उसी क्योंकि के वो। आपका तो तलाक नहीं हुआ है ना अभी। हाँ, इसलिए उसने क्या है कि अभी वो उसको गंगा को तलाक दिया है, और इसलिए वो मेरी वाइफ को साथ में इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि अभी उसका हाँ। मेरा तलाक नहीं हुआ है। जैसे ही मेरा तलाक होगा तो ये फिर साथ में हो जाएंगे, तो शादी कर लेंगे। तो आपकी पत्नी ने आपसे तलाक मांगा है क्या? नहीं, उसने बोला था कि मैं तलाक फाइल करूंगी। हाँ, अच्छा, क्योंकि सिविल जज की तैयारी करने वाले या फिर सिविल जज की कुर्सी पर बैठने वाले ये जानते हैं कि कानून क्या कहता है और कानून किस तरीके से काम करता है। गंगा जी, अब आप क्या चाहती हैं? मैम, मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले और मेरे पति खुदा के तलाक किस वापस तरीके से न्याय मेरे चाहती हैं? तलाक हो चुका है आपका? मैम, तो मेरे पति पर आज सब चीज की जानकारी इंक्वायरी बैठा रही जाए, उनको जी सब चीज का प्रूफ दे, वो कि मतलब उनको इंक्वायरी इस चीज की बैठा दी जाए कि धोखाधड़ी से उन्होंने किस तरह से मेरे से तलाक लिया है और मेरे से झूठ बोला है, और जो मोनिका यादव जो जी इनको पढ़ाते थे, इस सब चीजों का सब पता चला जाए, इस चीज की इंक्वायरी बैठा दी जाए उनके ऊपर, क्योंकि वो उन्हें पढ़ाते थे और मेरा भी विश्वास है कि वो और आशीष जी, आप क्या चाहते हैं? का हाथ है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको मिला है और मैं चाहती हूँ कि आपकी आवाज पहुंचे संबंधित विभाग तक, और जिस तरह की कार्रवाई या इंसाफ आप चाहते हैं दोनों, आपकी आवाज पहुंचे। आशीष जी, आप क्या चाहते हैं अब? मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह अपने पद का दुरुपयोग करके इसने दो फैमिलियां बर्बाद कर दी हैं, इस पर शुरू से लेके अभी तक पूरी जांच हो, एक एक चीज की जांच हो और पूरा सच सामने आए। क्योंकि इस तरह इनको एक ऐसा सबक मिलना चाहिए कि इस इतने बड़े पद पे बैठने के बाद आदमी इस तरह के परिवारों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करे। कुछ ना कुछ समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, जैसे शासन प्रशासन और आपकी आवाज पहुंची, आपने आवाज उठाई, बड़ी हिम्मत की बात है। और एक जज ने, एक सिविल जज ने दो परिवारों को तोड़ा, अपनी पत्नी को धोखे से तलाक दे दिया और अब वो दूसरी महिला के साथ में रह रहा है, ये जानते हुए कि उसका तलाक नहीं हुआ है। यानी दो परिवार बर्बाद हुए और पीड़ित पत्नी, पीड़ित पति हमारे साथ में जुड़े अपनी बात बताने के लिए, और हमने भी ये कोशिश की ताकि आपकी आवाज संबंधित विभाग तक पहुंचे। गंगा जी, आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। दीप्ति जी, बड़ा हैरान करने वाला ये केस है। सिविल जज ने ही दो परिवारों को तोड़ दिया और पत्नी को धोखे से तलाक दे दिया। अभी तक तो हम यही बात कर रहे थे कि पत्नियां गलत कर रही हैं, लेकिन ये भी तो सच है ना कि लंबे वक्त से और सदियों से, दशकों से पति भी तो महिलाओं को प्रताड़ित करते रहे, धोखा देते रहे। बिल्कुल, देखिए पीछे कुछ साल पहले एक कानून वापस लिया गया था एडल्ट्री का। रीज़न ये था कि सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि जब दो वयस्क लोग अपने दिमाग से पूरी तरह से सहमति के साथ कोई डिसीज़न लेते हैं, तो वो बंद कमरे के अंदर क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, उसमें कानून का हस्तक्षेप सही नहीं है। इसका फ़ायदा आप देखिए बहुत ज़्यादा कानून के विधि ले रहे हैं। अब ये जज साहब, इनको मालूम है कि ये जो कर रहे हैं कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं, इन्होंने शादी नहीं की है, और वो जो महिला जिसने अपने घर को तोड़कर इनके साथ रहने की रजामंदी दिखाई है, वो भी ये जानती है कि वो भी ये कानून के दायरे में रहकर कर रही है, क्योंकि अब एडल्ट्री उनके ऊपर लगाई नहीं जा सकती। तो वो खुलेआम आजकल जितने इस कानून को वापस लेने के बाद जो समाज हमारा बनता जा रहा है, ये जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं, देखिए कहने के लिए मैं कानून की तरफ से हूँ, इसलिए मुझे ऐसे कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन सामाजिक पतन कहीं ना कहीं हमारे कानून के अंदर जो ढीलापंथी है, या इस तरीके से कहिए कि कंसेंशुअली आपको छोड़ दिया कि आप समाज का ठेका ले लीजिए। अब जिस दिन से ये ठेका हमने खुद के अपने कांधों पे लिया है, उस दिन से समाज को हमने गिरते हुए देखा है। हर एक परिवार दरक रहा है, टूट रहा है। रीजन महत्वाकांक्षाएं महिलाओं में बढ़ रही हो, पुरुषों में बढ़ रही हो, या छोटा सा लालच है कि उसकी वाइफ ज्यादा सुंदर है या उसका पति ज्यादा कमाता है, तो लोगों ने और वो संतुष्टि तो किसी भी पॉइंट पर जाकर होगी नहीं। मतलब नहीं है। आज कोई सुंदर मिला है, कल उससे ज्यादा सुंदर मिल जाएगा, आज कोई पैसे वाला मिला है, कल उससे ज्यादा पैसे वाले मिल जाएगा। डॉक्टर निशा, क्या ये सेलिब्रिटीज की तरफ से आने वाली चीजें हैं जो आम समाज पर असर डाल रही हैं? क्योंकि वहां हम देख रहे हैं 30 साल बाद, 40 साल बाद भी शादियां टूट रही हैं, पहले तो नहीं होता था ऐसा।
मैम पहले आई थिंक सो आई वुड से डिवोर्स भी इतना इजी नहीं होता था और समाज भी एक्सेप्टेबल नहीं होता था डिवोर्स को लेकर। आज ज़माना बदल रहा है। आजकल बच्चे आते हैं, बोलते हैं मेरे माँ बाप में झगड़ा हो रहा है, या मेरे मम्मी का अफेयर चल रहा है, या मेरे पापा का अफेयर चल रहा है। इनमें झगड़ों से हम दुखी हो गए। बच्चे सुसाइड तक कमिट करने की कोशिश करते हैं। बच्चे घर में सामान तोड़ते हैं। बच्चे अपने आप को सेल्फ म्यूटिलेशन करते हैं। तो जब आप ऐसे केसेस देखते तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सेलिब्रिटीज़ की तरफ से आ रहा है। हमारे समाज में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज पहले भी थे, आज भी हैं। कब बच्चों की ज़िद को पूरा करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, वो बच्चों की ज़िद। मैं अभी कोई मैरिटल काउंसलिंग का केस देख रही थी जिसमें हस्बैंड ने बोला कि मेरे फादर ने मेरी हर ज़िद को पूरा किया है। तो उसने ज़िंदगी में कभी रिजेक्शन नहीं फेस किया, तो उसको ना सुनना आता ही नहीं, चाहे वो बीवी बोले चाहे वो बच्चे बोले। वाइस वर्सा, अगर एक फीमेल आके बोलती है मेरे पापा तो मुझे इस शहर से आम से लेकर हर मेरी चीज़ को डिमांड को पूरा करते थे, तुम्हें भी करना चाहिए, तो पति भी उस होड़ में लग जाता है मुझे उसकी हर डिमांड को पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं आप मानेंगे नहीं, बट पेरेंट्स को ये भी नहीं पता है, क्योंकि आज हम अडल्ट होकर ऐसे क्यों कर रहे हैं कि हम रिजेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। चाहे अगर आप तो अभी ये मैरिड कपल्स की बात कर रहे हैं, अनमैरिड कपल्स में भी होता है। जहाँ पर अब श्रद्धा और आफ्ताब का केस था, वहाँ तो वो लिव इन में रह रहे थे, तो वहाँ पर आप क्या बोलेंगे। कहीं ना कहीं हमारा जो अग्रेसिव टेम्परामेंट है, या चाहे हम ये कहें कि हमारे रिश्तों में जब प्रॉब्लम आती है और एक भी इंसान उस शादी से बाहर आने की कोशिश करना चाहता है, या तो हम उसे जाने नहीं देते, हम उसे समाज का बोलते हैं कि समाज की वजह से तुम नहीं जा सकते। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, जब इस तरह के केसेस आते हैं ना एलन राव सर, तो न्यूज रूम में भी जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं मारने की क्या जरूरत थी, नहीं पसंद था, नहीं बन रही थी तो छोड़ देते। छोड़ना ज्यादा मुश्किल है और मारना इजी है क्या आज की डेट में? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मारने की क्या जरूरत है। अगर ऐसी बात नहीं बन रही है तो म्यूचुअली दोनों करें, कानून में प्रावधान है, अपने अपने आप सेपरेट रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को भी समझाएं, और अगर बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम है तो ये मारने वाली जो आ रही है सिचुएशन, ये बहुत ही भयावह है। और ये वास्तव में ही अभी डॉक्टर खन्ना जो बता रहे थे, हमारी समाज को कहीं न कहीं ऐसी जगह लेके जा रही है। लेकिन एक साथ मैं और बता दूं, हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, ना वुमेन के लिए ना आदमी के लिए, बिल्कुल जनरलाइज नहीं है। कुछ एक केसेस की वजह से अभी ये जैसे हुआ है, पहले क्या था, जितने केसेस होते थे वुमेन के लिए एट्रोसिटीज होती थी तो कानून वुमेन की फेवर में बन गया। अभी कुछ ज़्यादा केसेस अब ऐसे ज़्यादा लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो सरकार भी सोच रही है शायद कि ये ऐसा भी कानून, बैलेंसिंग का कानून बनाया जाए, ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई जो वास्तव में प्रताड़ित हो वो आदमी इन कानून से वंचित। जैसे आप बताएं, जैसे कोई जो आदमी इतने ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है कि उसके खिलाफ, जैसे अभी दीदी जी बता रहे हैं, कोई कानून ही नहीं है। हाँ। जो कंप्लेंट करने जाएगा वो कहेगा तुम्हारी कंप्लेंट तो लिखी नहीं जाएगी, और औरत जाएगी तो वो पैकेज 4 केस कर सकती है कोर्ट। अच्छा, जब कोई केस करने भी जाता है ना, जैसे डिवोर्स का ही केस ले लें, दीपिका आप तो बहुत अच्छे से जानती होंगी, जब दो तरफा ये केस होता है तो पहले ही वकील को भी पता होता है, लड़का और लड़की पक्ष को भी पता होता है कि लड़की केस करेगी तो वो पलड़ा भारी होगा। पुरुष क्या करें फिर आज की डेट में? देखिए, झुक जाएं, सरेंडर कर दें? मैम ने जो बोला मैं वहाँ पे आऊँगी। अडल्ट्री, इनफिडेलिटी हमारे इंडियन सोसाइटी के मैरिटल सिस्टम को बिल्कुल खोखला कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में के पास जब ये मुकदमा गया था, मुझे लगता है, और एक बहुत ज़्यादा उसको फेमिनिस्टिक तरीके से दिखाया गया कि मैन इज़ नॉट द ओनर ऑफ वाइफ, ये सब वो सब। ऑब्वियसली मैन इज नॉट द ओनर ऑफ सेक्सुअलिटी, बट व्हाट इज मैरिज? एक मैरिज में एक पुरुष और एक महिला दोनों के किसी ना किसी तरह से ओनर या सेक्सुअल लॉयल्टी, इसलिए तो शादी करते हैं ना लोग। अगर आपने 4 बॉयफ्रेंड्स के साथ या 4 गर्लफ्रेंड्स के साथ सेक्स करना था तो आप शादी मत करते। आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है, कानून जो है वो एक तरफा था। कोई भी महिला जो है, उसका अगर लवर है तो उसका हस्बैंड उसके लवर के ऊपर केस कर सकता था 497 आईपीसी में, बट महिला नहीं कर सकती थी। आप उसको जेंडर न्यूट्रल कर देते, आप उसकी जो पनिशमेंट है उसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ना करते, लेकिन एक थोड़ा डर तो बना रहता लोगों में कि भाई ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करोगे। आज के टाइम पे जो केसेस आ रहे हैं, मैं तो देख के हैरान हो जाती हूँ कि भाई व्हाट आर दीज जजेस अप टू। शादीशुदा आदमी की शादी कहीं और हुई है, महिला की शादी और कहीं हुई है, लिव इन में रह रहे हैं आराम से, कोई नहीं भाई प्रोटेक्शन ले लो तुम। आप प्रोटेक्शन दे रहे हो ऐसे लोगों को जो बिल्कुल
अब जिस बंदे की वाइफ किसी अपने लवर के साथ जाकर रह रही है, धड़ल्ले से बोल रही है कि तू जो भी करना है कर ले, जैसे आपने मंगेतर वाला वो केस बताया, जैसे अतुल बंदी ने सुभाष बोला वाले मैं केस तुम्हारे में, ऊपर दहेज अतुल का केस सुभाष कर वाले दूंगा। केस में ऐसा नहीं था कि केस नहीं किया, वो बार बार कोर्ट के चक्कर लगाकर परेशान हो जी, गया। पुनीत जी, खुराना के केस में यही हुआ। जी। गांव देहात में जो आदमी है, जो लड़के हैं, वो इसलिए डर जाते हैं कि केस हो जाएगा तो क्या होगा, पूरे खानदान और परिवार की बदनामी होगी, कोर्ट के चक्कर लगेंगे। उसके केस में तो मैं 5 लाख समानता रुपए- होती, हाँ जी। अगर इक्वेलिटी होती दोनों में तो या कि ये केसेस कम होते क्या? मैं आपको बता रहा हूँ कि जो देखिए बिहेवियर एनवायरनमेंट से आता है, अगर किसी को लगता है कि वो एनवायरनमेंट उसके फेवर में है, तो जैसे अभी ये जज वाली आपने बात करी, वो सिविल जज था, उसको मालूम है कि लॉ क्या है, जैसे उन्होंने कहा, correct, तो Dr. Kapil, very right, वो रिकल आउट हो गया। अब आप देखिए, अब ये अतुल सुभाष वाले केस में बेचारे ने कहाँ धक्के नहीं खाए, वहाँ जज उसको कह रही है पर 5 आप लाख ये रुपया। सोचिए ना, अतुल सुभाष के केस के बाद कितने आदमी भी अपनी वाइफ्स को ये धमकियां दे रहे हैं, अगर तुम मुझे मार दोगी मैं वीडियो जमा के मर जाऊंगा। तो यही ना कहीं कितनी वाइफ्स रेगुलरली सुसाइड का थ्रेट देती हैं, ये इट इज नॉट अबाउट बात मेरी कुछ और है, आप बोलिएगा अपने बात टर्न नहीं पे, की- प्लीज बोलिएगा निशा। 5 लाख रुपए की उसने बात करी एक, है ना। अब आपको मैं एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक फादर आया, क्योंकि देखिए नॉर्मली मैंने देखे लेडीज के पास 2 चीजें होती है, अगर 7 साल की शादी के अंदर हो तो डाउरी होता है, अगर उसके बाद हो तो चाइल्ड होता है, चाइल्ड इज द टूल। तो मेरे पास एक आया हस्बैंड, वो कहता है कि सर ये बेटे को लेके आया था, मस्ट बी अराउंड 14-15 ईयर ओल्ड, कि आप इसको असेस करिए साइकोलॉजिकली और आप बताइए जो भी रिपोर्ट है आप दीजिए। तो मैंने कहा आपका केस कब से चल रहा है? कहता है बहुत टाइम से। मैंने कहा आपने पहले ऐसे कहीं किसी साइकोलॉजिस्ट से करवाया? उसने कहा हाँ मैंने करवाया था। मैंने कहा व्हाट वाज द आउटकम? कहता है वो साकेत कोर्ट में हमने दे दिया, और साकेत कोर्ट के अंदर जज ने 1 साल तक वो एनवलप नहीं खोला, इट वाज सील्ड। देन दीस पीपल हैड टू गो इन अपील टू द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट वाज आल्सो स्टन्ड, हाई कोर्ट ने साकेत कोर्ट को डायरेक्ट किया। उसके बाद यानी आज अगर ये केसेस बढ़ रहे हैं तो उसमें कानून की भी कमी है, उसमें lawyers बहुत की, सारी उसमें चीजों जज की की कमी कमी है। है, देखिए, और हमारे समाज की भी कमी है। ये अलग-अलग लूप होल्स हैं एक जिन चीज पर मैं हमें बहुत काम करना क्विकली होगा। बोलना चाहूंगी। देखिए अतुल का केस एक बहुत पूरी कंट्री को उसने झकझोर दिया। एक एक्सपेक्टेशन थी कि आप एक कमिटी तो फॉर्म कर दीजिए गवर्नमेंट लेवल पे, एक कमिटी जैसे निर्भया के बाद एक कमिटी रातों रात फॉर्म हुई, 1 महीने में रिपोर्ट आ गई, इतने लेकिन लोग वो मर बात रहे हैं लड़की कि की, रिपोर्ट पे एक कानून भी कमिटी चेंज हो गया। कानून चेंज हो इसलिए एक ऐसा कमिटी नहीं बनाई। समाज लड़कियों के और महिलाओं के मामले टाइम में पे बहुत sensitive ज्यादा हो जाता है, जरूरी लेकिन है। पुरुषों को लेकर उस तरीके से नहीं हो पाता। जी, लेकिन हाँ, नहीं, ये कानून कमीशन में एक भी और प्लेटफॉर्म समाज बहुत में भी कुछ जरूरी है। लूपहोल्स हैं, उन पर काम होना चाहिए, जो हमने अपने एक्सपर्ट्स के जरिए जाना है, समझा है, और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में इन बातों पर काम होगा ताकि इस तरह के केसेस कम से कम रुक सके। आप सभी का बहुत शुक्रिया, इंडिया न्यूज पर आप आए और अपने व्यूज जो थे हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।